नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में सरकार लगातार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच CMIIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में राजस्थान में बेरोजगारी में 4% की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में नए साल में सरकार के सामने बेरोजगारी कम करके युवाओं को राहत देना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार इस बात पर थोड़ा संतोष कर सकती है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर पड़ोसी राज्य हरियाणा में है, लेकिन इससे प्रदेश के युवाओं की चिंता कम नहीं होगी। वहीं इसी साल के अंत तक होने जा रहे चुनाव में विपक्ष प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के मसले को लेकर के हमलावर हो सकता है। आखिरकार इस चुनावी साल में सरकार किस तरीके से बेरोजगारों को राहत देगी? क्या इतने रोजगार दे पाएगी सरकार जिससे यहां के बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके? सवाल इस बात को लेकर के भी कि आखिर चुनावी साल में प्रदेश के युवाओं के लिए बढ़ रहे रोजगार के संकट से राज्य सरकार कैसे निपटेगी, इस पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों पर। तो आज का सवाल नंबर 1 है कि बेरोजगारों का दर्द आखिरकार कैसे दूर होगा। यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि बेरोजगार कभी सड़कों पर होते हैं और कभी कोचिंग सेंटर्स के बाहर चक्कर काटते हुए, लेकिन आखिरकार जब परीक्षाएं आती हैं तो उसके बाद जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। सवाल नंबर 2, 2023 में बेरोजगारी का मुद्दा क्या सिरदर्द बनेगा, क्योंकि युवाओं का सिरदर्द सबसे बड़ा रोजगार है। और सवाल नंबर 3 इस बात को लेकर के कि बेरोजगारी का मुद्दा क्या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, क्या इसे बाकी युवाओं के रोजगार से जोड़कर उनके बेहतर भविष्य से जोड़कर देखा जाना चाहिए? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। आपको बता दें कि आज की चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक पूरा पैनल जिससे मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमानों में नितिन सारस्वत हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। साथ ही साथ राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। वहीं मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो साथ ही निसार अहमद हैं, निदेशक हैं और बजट अध्ययन केंद्र के। ये बताएंगे कि किस तरीके से जो डाटा एनालिसिस है वो युवाओं के लिए बेहतर होगा, क्या हो पाएगा, क्या इतने कम समय में हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है उससे उपाय आखिर क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं उपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष हैं एकीकृत बेरोजगार महासंघ के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नितिन सारस्वत, आप ही से आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश का बेरोजगार लगातार सड़कों पर आंदोलन में और इस आस में होता है कि रोजगार मिलेगा, लेकिन जो तमाम परिस्थितियां आती है कि या तो भर्ती निकलती नहीं है, निकल जाती है तो अटक जाती है। पहले पेपर लीक की मार और अब बेरोजगारी के बढ़ते हुए आंकड़े, कैसे निपटेगी सरकार? बोलिए। देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, मैंने आपको बताया है कि बेरोजगारों को सम्मान दिलाएगा राजस्थान। जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, उसका सबसे पहला जो उसका लक्ष्य था कि युवाओं को, ये जो केंद्र में मोदी सरकार है या भाजपा की सरकार है, उसने बेरोजगारी को, जो देश सबसे युवा देश है वहां बेरोजगारी को पॉलिटिकल डिस्कोर्स से ही बाहर कर दिया था। वो डिस्कशन ही नहीं होता था। जब रोजगार की बात की जाती थी तो वो कभी हिंदू मुसलमान की बात करते थे, जब रोजगार की बात की जाती थी कभी पकोड़े तलने की बात करते थे। तो केवल राजस्थान में ये कांग्रेस की सरकार है जिसने सबसे पहले जो रोजगार है उसको, जो युवाओं के मुद्दे, देश की युवा आबादी को, उसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर लेके आया। हमने शुरुआत से अभी मैंने आपको बताया 1.35 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, 1.25 लाख पाइपलाइन में और 1 लाख का आगे प्रक्रियाधीन है। लगभग 3.5 लाख सरकारी नौकरी के अवसर राजस्थान सरकार दे रही है। अभ्यर्थियों के लिए आपको पता है बसों का किराया माफ किया गया, 11 लाख करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट समिट बुलाई गई है जिससे 10 लाख रोजगार सृजन किए जाएंगे। अभी जॉब फेयर, बड़ी बड़ी सीटों में जॉब फेयर आयोजित किया गया जिससे लाखों नौकरी, लोगों को लाखों तक की नौकरी प्रोवाइड की जा रही है। 10,000 लोग, युवाओं को उससे नौकरी मिली। हमारा सबसे मेन उद्देश्य है युवाओं को रोजगार देना और तय समय सीमा के अंदर रोजगार देना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आज जिस डाटा पे हम चर्चा कर रहे हैं, हमें साथ में ये रोजगार की, जो बेरोजगारी की समस्या है, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे वृहद स्तर पे देखना पड़ेगा। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, मैं आता हूं विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, सबका एक एक कमेंट हो जाए, बहुत वृहद स्तर पर ही देखने की जरूरत है। लेकिन चूंकि आज राजस्थान को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान के आंकड़ों पर हम बात करें। और राजस्थान में 28.5% के आंकड़े कह रहे हैं कि बेरोजगार परेशान है, रोजगार को लेकर के युवा भटक रहा है। राखी राठौड़, क्या कहेंगे?
देखिए, पिछले 4 सालों में जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, जो बेरोजगारी दर है वो लगातार 28 से लेकर 32% के बीच में मूव कर रही है और उसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो पेपर लीक का है ही, जिसके अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर अभ्यर्थियों के साथ में धोखा होता है। लेकिन एक एस्पेक्ट और भी छूना चाहूंगी हेमंत जी मैं इसके साथ, कि जब आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो उसके साथ साथ इस तरह का एटमॉस्फेयर स्टेट में बनाया जाए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके। अब बाहर से इन्वेस्टमेंट कब आएगा तब जब आप अच्छी उनको सहूलियत देंगे। लेकिन हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर, यहां सबसे बड़ी कमर्शियल जो महंगी बिजली है वो राजस्थान में मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम देख ही चुके हैं कि महिलाओं के लिए किस तरह से असुरक्षित है राजस्थान हमारा। इसके अलावा भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी बिजली, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी और भ्रष्टाचार यानी पूरे टेक्निकल इश्यूज के अंदर पूरी जनता अगर फंस जाएगी, बाहर से आने वाला इन्वेस्टर फंस जाएगा, तो बाहर से कौन आएगा यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी नितिन जी कह रहे थे कि हमने इन्वेस्टमेंट सबमिट किया। मैं बताऊं आपको कि इन्वेस्टमेंट सबमिट से 10 दिन पहले 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो राजस्थान में कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो उनको सहूलियत नहीं मिली, क्लियरेंस नहीं मिली हेमंत जी। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि पेपर लीक के अंदर जो विधायक मंत्री इन्वॉल्व हैं उनको डिस्क्लोज कीजिए और साथ में राजस्थान के अंदर एक अनुकूल माहौल बने जिससे कि यहां पर इन्वेस्टर्स आ सके और बेरोजगारी दर जो है वो कम हो सके। बिल्कुल राकेश जी, ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास में। उपेंद्र यादव, पहले आपके पास आता हूं, फिर मिथिलेश जैमिनी जी के पास जाऊंगा, फिर डाटा एनालिसिस को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन उपेंद्र यादव, क्यों आपको लगता है कि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है? और ये जो बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर है, ये जो आंकड़े जो अभी CMIE के आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में 28.5% की बेरोजगारी दर हो गई है। कितनी खतरनाक है युवाओं के लिहाज से? आपको क्या लगता है, कैसे देख पा रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में एक रिकॉर्ड हो चुका है। एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। हालांकि पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में आई है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक राजस्थान में हुए। सवाल यह है कि पेपर माफियाओं को सरकार क्यों खत्म नहीं कर पा रही। जब नया कानून आने के बाद 4 भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक हुए, कांस्टेबल के, टेक्निक हेल्पर के, सेकंड ग्रेड का और 4 भर्ती वन रक्षक का 4 भर्ती परीक्षाओं पेपर लीक हुआ। आपने जागृति स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं की? उसको क्लीन चिट क्यों दे दी? रक्षक ही बक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा? अपने लोगों को क्यों बचाया जा रहा? आज बाड़मेर में, सूरतगढ़ में हजारों लोग सड़कों पर उतर रहे और 28 दिसंबर को जयपुर में प्रदर्शन किया था। अब आने वाले समय प्रदर्शन होगा। 2023 में कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ युवाओं की परीक्षा तो चल ही रही है। आज पेपर माफिया परीक्षा ले रहे हैं, युवाओं के सपनों को तोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की परीक्षा 2023 में होगी। ये पेपर लीक को नहीं रोक पाए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान नहीं बना पाए, तो 2023 में इनका भविष्य खराब हो जाएगा। ये चुनौती और चेतावनी है, इनको रोकना होगा। एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक हो गया। कब पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाएंगे? सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 में जो बस पकड़ी गई, 22-23 को वो बस गई थी, क्या उसमें कौन कौन अपराधी गए थे? खुलासा क्यों नहीं हुआ? किस किस के पास पेपर गया? आज तक खुलासा क्यों नहीं हुआ? सेकंड ग्रेड 2022 के अभ्यर्थी को न्याय चाहिए। बेरोजगारी के बढ़ते हुए आंकड़े, उपेंद्र यादव, आपको लगता है कि ये जो तमाम बैरियर हैं, चाहे वो पेपर माफिया है या फिर भर्तियों में देरी होना है, यही मुख्य वजह है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं बेरोजगारी के? प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। 21 से 22 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता, यहाँ कोई भी आ जाता है, लेकिन राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पेपर लीक मुक्त राजस्थान होना चाहिए। राजस्थान के बेरोजगारों को क्या धोखा किया जा रहा है? पेपरों को बेचा जा रहा है। आखिरकार कब न्याय मिलेगा? लेकिन 2023 दूर नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि पेपर माफिया को खत्म करना होगा, न्याय देना होगा। ठीक है उपेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आता हूं, लेकिन निसार अहमद साहब कैसे इन आंकड़ों को देख रहे हैं? फिर उसके बाद जैमिनी साहब के पास जाएंगे। ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और ये बेरोजगारों के लिहाज से बड़ी चिंता की बात है। आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? सर, ये बेरोजगारी के आंकड़े, पहली बात तो ये बहुत चिंताजनक है और लेकिन एक बात हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये कुछ महीनों में या कुछ वर्षों, एक दो साल में नहीं हुआ है। ये पिछले कई सालों में जो कुछ फैसले किए गए हैं उनका एक मिला जुला असर है। आप ये सब की शुरुआत आप जानते हैं कि पहले बेरोजगारी की दर कोरोना से पहले भी बहुत ज्यादा थी और ग्रोथ रेट भी कम था। हालांकि तेज ग्रोथ रेट होगा तो उससे बेरोजगारी कम होगी, ये कोई ऐसी गारंटी होती नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो झटका लगा था रोजगार पे, वो लगा था नोटबंदी से। और उस लेकिन मैं दरअसल निसार साहब ये जानना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 4% की बढ़ोतरी हो गई? नहीं, ये 1 महीने की
बात नहीं। आप देखिए पिछले 10-15 महीनों का देखिए राजस्थान का आंकड़ा इन्हीं के आसपास है, कम ज्यादा हो रहा है वो। और वो कुछ काम कहीं छूट जाएगा, कहीं कोई काम टेम्परेरी लोग काम करते रहते हैं, वो काम बंद हो गया। सवाल में जानना चाहता हूं कि निसार साहब, अगर ये कहें कि देश भर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ओडिशा भी है जहां पर 0.9% की बेरोजगारी दर है, गुजरात भी है बगल में जहां पर 2.3% की दर है, कर्नाटक भी है जहां पर 2.5% है, ऐसे में राजस्थान में 28.5% क्यों? क्या कोरोना बाकी राज्यों के लिए नहीं था, बाकी परिस्थितियां नहीं थी? कौन जिम्मेदार होता है इस सिचुएशन के लिए आपके लिहाज से? इसके लिए तो जाहिर है सरकारें जिम्मेदार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों। ऑब्वियसली उनको अर्थव्यवस्था को इस तरह से रखना है कि लोगों को काम मिले। और ये जो आप देख रहे हैं कि स्थिति ऐसी है सर कि कोरोना के बाद से, कोरोना के दौरान तो बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन कोरोना के बाद से जब से काम शुरू होना हुआ तब से कई तरह की अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं, तरह तरह के समाचार आते रहते हैं। और उसकी वजह से निसार साहब समय थोड़ा सा कम है, संक्षेप में कमेंट चाहूंगा। ठीक है, मैं वापस आता हूं, आपके पास लौटता हूं। मिथिलेश जैमिनी साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं? सरकार कह रही है कि 3.5 लाख भर्तियां और सबसे ज्यादा भर्तियां हमने की है, युवाओं को रोजगार देने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ये जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि शहरों में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, सरकार ये कहती है कि हमने सबसे पहले शहरी रोजगार का कार्यक्रम भी चलाया है। देखिए हेमंत जी, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। 24 साल से राजस्थान में खेल चल रहा है। 1996 आपको याद होगा, नरसिंह राव जी के टाइम में इस देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और 1998 में अशोक गहलोत जी सीएम बन गए। लेकिन राजस्थान में ये ठीक है, बंदरगाह नहीं है, समुद्र नहीं है, लेकिन सूखे बंदरगाह तो हैं। आज तक राजस्थान में न तो वसुंधरा राजे जी के टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इन दोनों ने, अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी ने ही राजस्थान को इन्वेस्टमेंट का हब नहीं बनाया। मैडम व्हाट डू यू डू अस कह के इन्वेस्टरों को सबमिट करके खा पी के रह गए। आज तक ऐसे ही राजस्थान में अभी हुआ। हालात यह है राजस्थान की कि यह 35 लाख तो बेरोजगार पढ़े लिखे हैं, जिनमें 20 से 22 लाख तो बीएड और बीएसटीसी धारी है, नर्सिंग वाले हैं, और आईटीआई करने वालों की तो आप गिनती नहीं कर सकते। तो ये जो एजुकेशन, यानी जयपुर की जितनी आबादी है उतने तो पढ़े लिखे बेरोजगार रजिस्टर्ड है राजस्थान में। ये एक बहुत भयावह स्थिति है। और जहां तक हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो आप केंद्र को छोड़ दीजिए, आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां की 4% बेरोजगारी है, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वहां घन जमीन कम है, लेकिन रोजगार मिला है। गुजरात है, आप देखिए कर्नाटक है, और आप देखिए आपका झारखंड, उत्तराखंड, ये तमाम स्टेट जो छोटे छोटे स्टेट है, उन्होंने कैसे बेरोजगारी कंट्रोल की। सबसे बड़ा जो दोषी है, ये दोनों दोषी हैं राजस्थान में बेरोजगारी के लिए, वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी। 24 साल से इन्होंने राजस्थान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया, कोई ऐसा बड़ा हब क्रिएट नहीं कर पाए जिससे कुछ हो जाता। आप यहां न कोई इंडस्ट्रियल हब है, न कोई आईटी का हब है, न कोई हॉस्पिटलिटी का हब है। जो सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान में वो ये है कि आपकी कार्य मंशा में दोष है। ठीक है जैमिनी साहब, सबसे बड़ी चुनौती है। रिपीट हो जाएगा फिर। जैमिनी साहब ठीक है, मैं वापस आता हूं, लेकिन नितिन सारस्वत जवाब इसका देना पड़ेगा। आखिर वजह क्या है? पड़ोसी राज्य के आधार पर भी देख लीजिए तो राजस्थान इस अलार्मिंग सिचुएशन में क्यों है? चिंता में है बेरोजगार युवा, और जैसे बीजेपी इस बात को लेकर के सवाल उठा रही है, जैमिनी साहब भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की गई कि राज्य में ऐसा वातावरण बने कि रोजगार जो है अब वो आए यहां पर और युवाओं को रोजगार मिल पाए। सारस्वत जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैंने खुद ही अभी कहा कि जब पहले पिछली सरकार पे जहां 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया का घोषणा हुई थी, जो कभी धरातल पे नहीं आई, यहां 2 लाख करोड़ तो सेफ्ड इन्वेस्टमेंट आया, 11 लाख करोड़ की पूरा बात हुई है, इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। सर मेरी बात सुनिए, क्यों है सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े क्यों हैं हमारे पास में? आपने इससे पिछले महीने अगर देखा होगा कि हम जिस तरीके से, मैं क्या कह रहा हूं, बेरोजगारी की जो समस्या है वो पूरे देश की समस्या है। केवल राजस्थान की सरकार ऐसी है जो काम कर रही है। मैं आपसे पूछता हूं, कभी 2 लाख करोड़ के भाजपा वाले बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी जो साल की है, 26 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, 7 लाख को नौकरी मिली, 30 लाख पद आज भी खाली है। मेक इन इंडिया का जो शेयर था वो ढेर हो गया, उस पर कोई पूछता है? 18,000 लोगों को स्टार्टअप से नौकरी से निकाल दिया गया। डबल इंजन जो आप कह रहे हैं 3.5 लाख राजस्थान की, उसमें कितनों को भर्तियां मिल गई? 4 साल के अंदर कितनों को जो है नौकरी मिल गई? अगर आप धरातल पे जाके, उपेंद्र जी बगल में और सिर्फ सरकारी नौकरी की बात करके क्या आज के दौर में सभी युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है?
आप देख रहे हैं लगातार हर दिन, आप कभी भी देखेंगे हर दिन नौकरी के लिए पेपर हो रहा है। और मैं केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ऐसी योजना कभी नहीं आई। 90,000 लोगों को उससे रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रोवाइड किया गया, लेकिन वो कागजों वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है? ये आंकड़े क्यों हैं 28.5% के? आपसे कह रहा हूं, उपेंद्र यादव कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? 6% उपेंद्र यादव कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले बजट में कांग्रेस सरकार ने 2100 पदों पर पंचायत राज जेएनयू भर्ती निकालने की घोषणा की थी पहले बजट में। ये 5वां अंतिम बजट आने वाला है। 2100 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक और 480 पदों पर दंत चिकित्सक, तीनों भर्तियों की विज्ञप्ति आज तक जारी नहीं हुई। अंतिम बजट आने वाला है। कांग्रेस प्रवक्ता बताइए क्यों जारी नहीं किया अभी तक? अंतिम बजट है, कम से कटनी और करनी मंथन नहीं होना चाहिए। हम स्वागत करते हैं साथ आपके, सबसे ज्यादा बढ़कर निकाली है, लेकिन पेपर लीक भी ज्यादा हुए हैं। कब पेपर लीक मुक्त राजस्थान होगा ये बताइए, और पहले बजट की घोषणा कब होगी ये बताइए। राजस्थान की आप पूछना चाहता है, बताइए। ये बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पड़ोसी राज्यों में जब आप पड़ोसी राज्य ने सत्ता थोड़ी सौंपी है। राजस्थान के युवाओं ने, बेरोजगारों ने, राजस्थान के लोगों ने सत्ता सौंपी है, तो राजस्थान पर बात कीजिए, जवाबदेहिता तो तय होनी चाहिए ना सर। लेके आया, लोगों पे कार्रवाई की है। और पड़ोसी राज्य को छोड़िए, पड़ोसी राज्य का जिक्र करेंगे तो गुजरात में 2.3% की बेरोजगारी रेट है, लेकिन हमारे यहाँ पर 28.5% राखी राठौड़ होने से पहले उसको पकड़ा गया है और प्रोएक्टिव मेजर में पकड़ा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सारी नकेल कसेगी, हर लीक को खत्म करेगी। अगर शांत हो जाए तो मैं जी बोलिए। हेमंत जी देखिए हेमंत जी, ये शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात कर रहे हैं, इसको अगर शामिल कर लिया जाए तब हमारी स्थिति ये है, यानी मनरेगा को और इस गारंटी योजना को अगर हटा दिया जाए तो राजस्थान में ना जाने क्या स्थिति होगी। ये लगातार अभी कह रहे थे बजट घोषणाओं में, इन्होंने देखिए 4 बजट आ चुके हैं। पहली बजट के अंदर 75,000, उसके बाद 5750 मिलाकर के कुल 2,75,000 घोषणा इन्होंने की थी कि हम नौकरी देंगे, लेकिन अब तक जो 1,31,000 की क्लेम कर रहे हैं उसमें से 28,000 थर्ड ग्रेड टीचर की नौकरियां ज्वाइनिंग लेटर तो बीजेपी गवर्नमेंट ने दी थी जाते जाते, तो इसका मतलब इनका ठीक है। लेकिन राखी राठौड़, आप पर भी आरोप है कि आप भी लगातार सत्ता में रहे, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और जैमिनी साहब अभी जैसे कह रहे थे कि यहां पर भी कोई डेवलप, आपकी सरकार में भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया जहां पर रोजगार आ जाए, जहां पर एक समय सीमा तय की जाए कि सरकारी नौकरी अगर निकलेगी तो वो इस समय सीमा में पूरी होगी। कितनी ऐसी भर्तियां हैं जो निकलती हैं, कागजों में आंकड़े आते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती 4-4 साल तक, कभी कोर्ट में अटक जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है। ये तो आपके रास्ते भी चला रहा है ना। देखिए जो पेपर लीक हुआ, जो फर्जी डिग्री की बात जो चल रही है अभी सभी भर्तियों के अंदर, चाहे वो एनटीटी की हो, पीटीआई भर्ती हो, इन सब के अंदर जो फर्जी डिग्रियां की बात हो या पेपर लीक की बात हो, इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में नहीं थी। अभी सारस्वत जी कह रहे थे हमने ये बिल बना दिया, हमने ये लॉ बना दिया, लेकिन लॉ का फायदा तब होता है जब आपकी सरकार के समय में नहीं हुआ क्या राखी राठौड़ जी? लेकिन कभी भी कोई मंत्री, आपकी सरकार के टाइम में पेपर लीक नहीं हुआ क्या? क्यों नहीं मिलकर के एक ऐसा सिस्टम तैयार क्या कर सकते हैं हम जिससे युवाओं का सरदर्द कम हो सके, जिससे युवाओं की परेशानी कम हो सके? ऐसा सिस्टम क्या पक्ष विपक्ष मिलकर डेवलप नहीं कर सकते क्या? विषय है कि सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व है, सारे के सारे पेपर लीक के अंदर। और देखिए एक बात और रह गई, 4 साल से हमारी गवर्नमेंट अनस्टेबल गवर्नमेंट है, मालूम नहीं कब कौन मुख्यमंत्री होगा, कब कौन मंत्री हटेगा। छोटा सा संक्षेप में जवाब, उसके बाद की वजह से भी इन्वेस्टर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं। बोलिए के बारे में कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार में इतने सारे पेपर लीक अपनी हुए, बात कभी कर लीजिए, एसओजी की कोई जांच नहीं आई, कभी कुछ नहीं आया। आपने बता दिया यहाँ पे हम कानून लेके आए और कानून में आपने बता दिया रीट का पेपर कहां गया, बात कर रहे थे की बात मत कीजिए आप। राजस्थान सरकार एसओजी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बिल लेके आई थी, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विधानसभा में बिल लेके आई, जिसको हमने ये सिचुएशन क्यों बन रही है और इससे निकलने का, इससे निजात पाने का कोई रास्ता है हमारे युवाओं के सामने, बेरोजगारों के सामने? जैमिनी साहब, आपस में बहस करने से कोई मतलब नहीं होगा। राजस्थान के युवाओं को न्याय चाहिए, पेपर लीक मुक्त वो न्याय कैसे मिलेगा? वो न्याय ऐसे लड़ने से मिलेगा? बेचते रहेंगे, कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे, कब तक हत्या करते रहेंगे। हनुमानगढ़ में एक युवा ने आत्महत्या की है, उसका जिम्मेदार कौन है बताइए? कब पेपर लीक मुक्त राजस्थान होगा? कब रासू का लागू होगा? अब रासू का लागू करिए, जेल में डालिए, बिल्डिंग पे बुलडोजर चलाइए, संपत्ति जब्त करिए। आप कानून की पालना नहीं कर पा रहे। समय नहीं है, लेकिन आज हमने दर्शकों से पूछा था कि 2023 में बेरोजगारी का मुद्दा क्या बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? 91% लोगों ने कहा कि हाँ बनेगा। तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इससे निपटेंगे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जो दावे कर रही है वो धरातल पर उतरेंगे और युवाओं को इससे कुछ राहत मिल पाएगी। नमस्कार।